बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 2 है स्विच गियर्स के हवाले से, और आज के हमारा टॉपिक्स है इंट्रोडक्शन टू फॉल्ट क्लियरिंग प्रोसेस, सर्किट ब्रेकर, ट्रिप सर्किट, और इसकी कुछ हिस्टोरिकल रिव्यूज़ है डिफरेंट बेसिस पे। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर के हवाले से देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर्क क्वेंचिंग मीडियम। उसके बाद एक छोटा आर्टिकल है टेक्निकल पर्टिकुलर्स ऑफ अ सर्किट ब्रेकर, और लास्ट वन टॉपिक जो हम यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस करेंगे, डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस लेक्चर में ब्रीफली डिस्कस करेंगे अबाउट द ऑपरेटिंग मैकेनिज्म ऑफ अ सर्किट ब्रेकर। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफिनीशन एंड इंट्रोडक्शन टू सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर बेसिकली क्या है? एक स्विच है जिसको हम मैनुअल स्विच भी कह सकते हैं, ऑटोमेटिक स्विच के तौर पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। मैनुअल स्विच उस वक्त इसको एज ए मैनुअल स्विच यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई फॉल्ट नहीं होता। So just for operation and maintenance and other part of the power system, हम यूज़ करते हैं सर्किट ब्रेकर को एज मैनुअल स्विच, जस्ट टू स्विच ऑन एंड ऑफ मैनुअली, जस्ट लाइक अ पियानो टाइप स्विच बटन। इसी तरह जब फॉल्ट आता है तो ब्रेकर के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो ऑटोमेटिकली सप्लाई को भी ट्रिप कर सकता है। इसलिए एबनॉर्मल हालत में या फॉल्ट की सूरत में ऑटोमेटिक स्विच के तौर पर, और नॉर्मल सूरतों में ये एज ए मैनुअल स्विच काम करता है। बाकी जब ये ब्रेकर ब्रेक करता है सप्लाई, तो पीछे आर्क बन जाता है, स्पार्किंग हो जाती है। ये स्पार्किंग बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। इसको हमने रोकना है, दबोचना है, क्वेंच करना है। तो इसकी क्वेंचिंग के लिए हम डिफरेंट मीडियम यूज़ करते हैं, लेकिन उसको एक कंटेनर में पहले बंद कर लेते हैं। मतलब जिन दो पॉइंट के दरमियान करंट की इंटरप्शन मेकिंग ब्रेकिंग का फिनोमेना होता है, उन दो पॉइंट्स को, उन दो कंटेक्ट्स को, मूविंग फिक्स एंड मूविंग कंटेक्ट्स को हम एक इंक्लोजर में बंद कर लेते हैं। उस इंक्लोजर को कहते हैं इंटरप्टर कैविटी। उस इंटरप्टर कैविटी को हम फिल करते हैं, या उसके बाहर से हम ऐसा मैकेनिज्म बना देते हैं कि जब आर्क बने तो कोई क्वेंचिंग मीडियम, आर्क एक्सटेंशन मीडियम उस तरफ उसका बहाव हो, और वहाँ पे आर्क या स्पार्क को दबोच ले, ख़त्म कर ले या एक्सटिंग्विश कर ले। तो डिपेंड करता है, आया ये सिंगल फेज़ है तो सिंगल फेज़ के लिए हम यूज़ करते हैं टर्म सिंगल पोल सर्किट ब्रेकर, डबल फेज़ के लिए हम डबल पोल सर्किट ब्रेकर, और 3 फेज़ के लिए ट्रिपल पोल सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल करते हैं। बाकी हर फेज़ के ऊपर एक इंटरप्टर भी हो सकता है और 2 इंटरप्टर भी हो सकते हैं। तो सिंगल इंटरप्टर पर पोल भी हो सकते हैं, डबल इंटरप्टर पर पोल भी लगाए जा सकते हैं। ये एक टिपिकल इंटरप्टर दिखाया गया है, ये नीचे की जो डायग्राम है ये वाली। ये आपके पास एक मूविंग कंटेक्ट है और एक फिक्स कंटेक्ट है। इसके दरमियान में कनेक्शन को मेक या ब्रेक करने के लिए ये पूरी कैविटी इसके अंदर बंद किया गया है इनक्लोजर में, और ये वैक्यूम इसके अंदर फिल किया गया है, मतलब एयर निकाला गया है, और वैक्यूम को यूटिलाइज़ किया जाता है आर्क एक्सटेंशन के लिए। ये एक MCB का मैकेनिज़्म है, तो इसके अंदर एयर एज ए ट्रैपिंग एंड आर्क एक्सटेंशन मीडियम इस्तेमाल करते हैं। डिटेल से इंशाल्लाह इसको बाद में डिस्कस करेंगे, फ़िलहाल आप इंटरप्टर से कंसेप्ट ले लें। अब क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंशन मीडियम। तो मीडियम इसके अंदर आर्क एक्सटेंड करने के लिए या तो एयर यूज़ करते हैं, तो इसको एयर सर्किट ब्रेकर कहते हैं, ACB। अगर हम वैक्यूम यूज़ करते हैं तो इसको वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। अगर हम ऑयल यूज़ करते हैं तो ऑयल सर्किट ब्रेकर। इसी तरह अगर हम गैस यूटिलाइज़ करते हैं फॉर आर्क एक्सटेंशन तो ये गैस सर्किट ब्रेकर बन जाते हैं। तो मेजर ये 4 टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंशन मीडियम। अब आते हैं फॉल्ट क्लियरिंग प्रोसेस। फॉल्ट आता है सिस्टम में तो करंट नॉर्मल से एबनॉर्मल स्टेटस की तरफ चला जाता है। अब ये फॉल्ट करंट हमने रोकना है। अब फॉल्ट करंट की पहले पहचान करनी है। रोकने के लिए तो पहले ये पता होना चाहिए क्या है जो करंट फ्लो कर रहा है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो सबसे पहले फॉल्ट क्लियरिंग प्रोसेस में क्या होता है, पहला स्टेप कि रिलेस किसी सेकेंडरी स्विच गियर की मदद से ये महसूस करेगी, ये सेंस करेगी आया जो करंट फ्लो कर रहा है या जो वोल्टेज बस बार से
सप्लाई की वोल्टेज मिल रही है लोड एंड की तरफ या लोड टर्मिनल की तरफ, आया वो नॉर्मल सप्लाई है या एबनॉर्मल है, वो करंट जो फ्लो कर रहा है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो उस करंट या वोल्टेज के हवाले से फैसला कौन करती है? रिले। तो रिले विल सेंस वेदर इट इज़ अ नॉर्मल करंट और एबनॉर्मल करंट। सेंस करने के बाद सेकंड स्टेप में रिले अपना कंटेक्ट क्लोज कर लेती है। रिले का अपना कंटेक्ट क्लोज करने का मतलब ये होता है कि रिले ने फॉल्ट को सेंस कर लिया। अब कंटेक्ट क्लोज करती ही उसने कमांड ट्रांसफ़र कर दी है ब्रेकर के ऑपरेटिंग मैकेनिज्म की तरफ। तो अब क्या करेगा? रिले के ऑर्डर के ऊपर ऑपरेटिंग मैकेनिज्म या ऑपरेटिंग सर्किट, ऑटोमेटिक सर्किट क्या करेगा? ब्रेकर को ट्रिप कर लेगा और इस तरह ब्रेकर क्या कर लेगा? अपने कंटेक्ट को ओपन कर लेता है और सप्लाई मुअत्तल हो जाती है और यूँ फॉल्ट करंट फ़िलहाल तक के लिए रुक जाता है। लेकिन अभी भी गैसेस आर्क की वजह से बहुत हॉट फॉर्म में है, लिहाजा आर्क में हो सकता है दोबारा शुरू हो जाए। जब दोबारा करंट का आगाज़ हो उसी वक्त पे दोबारा विल फर्ज ऑटोमेटिक ब्रेकर है, दोबारा से कंटेक्ट क्लोज हो जाए तो मेकिंग ब्रेकिंग के दौरान आर्क में तो बननी ही बननी है। तो आर्क जो बन जाता है उस आर्क को हमने ख़त्म करना है। तो आर्क को ख़त्म करने के लिए फिर हम एक आर्क एक्सटेंशन मीडियम यूटिलाइज़ करते हैं और फिर आर्क को एक्सटेंग्विश कर लेता है और यूँ ये फॉल्ट क्लियरिंग प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है। तो इन शॉर्ट ये इसकी समरी है कि फॉल्ट अकर हो जाता है पहले स्टेप में, तो रिले अपना कंटेक्ट क्लोज कर लेती है ये दिखाने के लिए कि फ़ॉल्ट को सेंस कर चुकी है और ऑपरेटिंग मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है ब्रेकर को क्लोज करने के लिए, ओपन करने के लिए सॉरी, और उसके बाद आर्क को भी एक्सटिंग्विश किया जाता है। तो ये 4 स्टेप्स मुकम्मल होंगे तो फॉल्ट क्लियरिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होगा। अब आते हैं ये ऑटोमेटिक प्रोसेस कौन कंट्रोल करता है? तो उसके लिए ये एक टिपिकल सर्किट है जिसको सर्किट ब्रेकर का ट्रिप सर्किट कहते हैं। ये यूटिलाइज़ किया जाता है फॉर ट्रिपिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर। तो इसके अंदर क्या होता है? हमारे पास 2 तरह के स्विच गियर्स होते हैं। एक को कहते हैं मेन स्विच गियर, जिसका मेन काम होता है, प्राइमरी काम होता है कि वो सप्लाई को इंटरप्ट करे फॉल्ट के ऊपर, और वो यहाँ पे मौजूद है सर्किट ब्रेकर एक मेन स्विच गियर के तौर पे, प्राइमरी स्विच गियर के तौर पे। इस मेन ब्रेकर या मेन स्विच गियर की हेल्प करती है कुछ हेल्पिंग स्विच गियर्स। अब वो हेल्पिंग स्विच गियर यहाँ पे 3-4 तरह के लगे हैं। एक सीटी लगा है करंट ट्रांसफार्मर, एक पीटी लगा है वो वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी जिसको कह सकते हैं, इस तरह एक रिले भी एज ए सेकेंडरी स्विच गियर, और ये पूरा ट्रिप कॉइल का जो सर्किट है ये भी आपके पास एज ए हेल्पिंग मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है। लिहाजा इसको आप कह सकते हैं कि ये एक ऑक्सिलरी स्विच गियर के अंदर शामिल है। तो ये ऑक्सिलरी या हेल्पिंग स्विच गियर, सेकेंडरी स्विच गियर हेल्प करती है सर्किट ब्रेकर की एंड ट्रिपिंग ऑफ सर्किट। फॉल्ट आता है, सीटी करंट का सैंपल लेके रिले को देता है ये पता करने के लिए रिले से कि आया करंट नॉर्मल था या एबनॉर्मल। इसी तरह पीटी क्या करती है या वीटी कि वो वोल्टेज का सैंपल लेती है बस बाहर से और उसको देती है रिले में। रिले अपने कॉइल की मदद से ये पता चलाती है कि आया वो वोल्टेज का सैंपल नॉर्मल सैंपल है या एबनॉर्मल सैंपल है। कुछ के अंदर दोनों लगी होती है रिलेस के साथ सी टी पी टी दोनों, कुछ के अंदर सिर्फ सी टी कुछ और सिर्फ पी टी के ऊपर ऑपरेट करती है। बहरहाल जो भी हो इनमें से एक कोई सा एक हेल्पिंग स्विच गियर या दोनों सी टी पी टी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर यूज़ किए जाएंगे टू एक्टिवेट to transfer the message towards the relay, and relay will decide whether it is a fault current or fault voltage or normal current or normal voltage. अब फैसला कर लेती रिले अपने कॉइल के मैग्नेटाइजिंग पावर के हिसाब से, अपने इंटरनल फंक्शनलिटी के हिसाब से। तो जब फॉल्ट आ चुका होता है तो ये अपना कंटेक्ट क्लोज कर लेती है और कंटेक्ट क्लोज होती ही ये ट्रिप कॉइल का सर्किट क्या हो जाता है? एनर्जाइज हो जाता है। तो ये एनर्जाइज होती ही क्या कर लेता है? कॉइल को मैग्नेटाइज कर लेता है। कॉइल मैग्नेट बनता है तो ब्रेकर के अंदर जो कंटेक्ट होता है यहाँ पे ना, वो उसका अपनी तरफ ही मैग्नेट अपनी तरफ खींच लेता है, ट्रिप कॉइल का मैग्नेट, और यू ब्रेकर क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है और इस सर्किट की तरफ आने वाली जो सप्लाई है वो रुक जाती है, बंद हो जाती है। तो इस तरह फॉल्ट ऑटोमेटिकली क्या कर लेता है? फॉल्ट के ऊपर ब्रेकर ऑटोमेटिकली सप्लाई को ट्रिप कर सकता है। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है इस ट्रिप सर्किट का। अब आते हैं एडवांसेस की तरफ, हिस्ट्री ऑफ ब्रेकर्स की तरफ। तो बिफोर 1970s हमारे पास मोस्टली यूज़ होने वाले ब्रेकर जो थे वो एयर एंड ऑयल सर्किट ब्रेकर थे, लेकिन चूंकि इसके अंदर शोर नॉइस बहुत बनता था
ऑयल खुद एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती थी और इसके लिए बहुत ज़्यादा ऑपरेशन मेंटेनेंस प्रोसीजर आपको फॉलो करने पड़ते थे। लिहाजा ड्यूरिंग 1970s इसके बारे में बहुत वर्कआउट हुआ कि कैसे हम क्या कर ले ब्रेकर को एफिशिएंट बना ले। तो उसके अंदर फिर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर और गैस सर्किट ब्रेकर आ गए, जिसमें मोस्टली कॉमनली वैक्यूम और SF6 गैस सर्किट ब्रेकर SF6 सर्किट ब्रेकर पे इस्तेमाल होना शुरू हो गए। उसके बाद नवे डेज जितनी भी ब्रेकर है, जितनी भी पुराने हैं या जितनी भी नए हैं, उन सब को रिप्लेस कर रहे हैं वैक्यूम एंड SF6 सर्किट ब्रेकर ड्यू टू देयर स्मूथ एंड मेंटेनेंस फ्री ऑपरेशन। तो ये रेसेंट एडवांसेस है कि हमारा पूरा सिस्टम किस चीज़ के ऊपर जा रहा है, वैक्यूम और SF6 सर्किट ब्रेकर के ऊपर जा रहा है। बहरहाल ये सर्किट ब्रेकर अभी भी यूज़ हो रहे हैं लो लेवल पे। हायर लेवल पे, ग्रिड स्टेशन लेवल पे, पावर स्टेशन लेवल पे मोस्टली अभी तमाम ब्रेकर्स को रिप्लेस करने लग चुके हैं वैक्यूम एंड SF6 सर्किट ब्रेकर। बाकी ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि हमारे पास ब्रेकर की टेक्नोलॉजी कब और कैसे एडवांस होती गई, क्या हिस्ट्री है इसकी, ये आप लोग इससे गो थ्रू कर लें। आई थिंक सिंपल हिस्ट्री है, पढ़ ले बेहतर होगा। ये भी एक हिस्ट्री है कि फॉर्मली पहली जो इन्वेंशन थी ब्रेकर्स के हवाले से वो 1836 में किसने की थी, माइकल फैराडे ने। अमेरिकन चार्ल्स ग्राफ्टन किससे इंस्पायर हुआ था, अमेरिकन साइंटिस्ट जोसेफ हेनरी से। इसी तरह माइकल फैराडे ने भी इसके ऊपर वर्किंग की थी। बाद में जो अर्ली फॉर्म ऑफ सर्किट ब्रेकर है वो किसने 79 में थॉमस अल्वा एडिसन ने बनाया था। जो मॉडर्न शेप है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का वो बेसिकली किस चीज़ की बंद 3 साइंटिस्ट उनकी तरफ जाता है, उसका सहरा वो है ब्राउन, बोरी एंड साई इन 1924। मॉडर्न मिनिएचर सर्किट ब्रेकर की जो हिस्ट्री है वो 1924 तक जाती है। बाकी ये भी हिस्ट्री है, मैंने डिफरेंट रेफरेंसेस से ये डेटा कलेक्ट किया हुआ, आप जस्ट गो थ्रू कर लें जितना आप गेन कर सकते हैं इससे। 1904 1925 में क्या हुआ, 1932 में, 1973 में फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रिप सर्किट इस्तेमाल। बाकी ये मैत्सुबिशी की एक वो थी कि उन्होंने मैत्सुबिशी जो बना रही ब्रेकर कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं, या जनरल कोई भी ब्रेकर है वो कहाँ पे, इससे आप एक आइडिया ले सकते हैं कि सर्किट ब्रेकर यूटिलाइज कहाँ पे होता है। ये तमाम एप्लीकेशंस है मैत्सुबिशी लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर्स की, या जनरलाइज आप कह सकते हैं जितनी भी लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर है इनको इन तमाम मकासद में किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर हमने ब्रॉड व्यू में डिस्कस किया था कि 4 टाइप्स थे, तो उस 4 में फिर 2 टाइप्स कुछ के हैं, कुछ का एक टाइप है। जिस तरह हम एयर सर्किट ब्रेकर है तो उसमें एयर ब्रेक टाइप होता है और एयर ब्लास्ट टाइप होता है। ये एयर ब्रेक है और ये एयर ब्लास्ट है जिसमें कंप्रेसर इस्तेमाल होते हैं। इस तरह ऑयल भी 2 तरह के होते हैं, एक को हम मिनिमम ऑयल कहते हैं और एक को बल्क ऑयल या मैक्सिमम ऑयल। इस तरह गैस में मोस्टली इस्तेमाल होने वाला ब्रेकर जो है वो SF6 सर्किट ब्रेकर है, और वैक्यूम एक तरह का सर्किट ब्रेकर है, ये भी इस्तेमाल होता है। तो ये ओवरऑल टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंशन मीडियम। ये कौन सा एक्सटेंशन मीडियम यूटिलाइज करेंगे, फॉर आर्क एक्सटेंशन। अब ये आर्क एक्सटेंड करने के लिए आप टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करेंगे, मतलब कौन सा मेथड आप यूटिलाइज करेंगे कि आर्क को हम एक्सटेंग्विश करें। तो आर्क एक्सटेंशन के लिए हमारे पास 2 टेक्निक्स इस्तेमाल होती है। फ़िलहाल के लिए आप इसको ब्रीफली समझ लें। एक होता है हाई रेजिस्टेंस मेथड और एक होता है लो रेजिस्टेंस मेथड। सबसे पहले आते हैं हाई रेजिस्टेंस मेथड की तरफ। जनरली ये आइडिया है कि आर्क जो है बेसिकली फ्लो ऑफ करंट है, स्पार्किंग होती है ना, हवा पर से जब करंट फ्लो करना शुरू हो जाए ना तो एयर की हाई रेजिस्टेंस की वजह से वो आर्क में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये आर्क बेसिकली करंट की वजह से है, तो करंट को कैसे हम रोक सकते हैं, आर्क को रोकने के लिए हमें करंट को रोकना पड़ेगा। करंट को रोकने के लिए बाई डिफ़ॉल्ट जो मेथड है वो रेजिस्टेंस है। अगर रेजिस्टेंस हम बढ़ा दें तो बेसिकली आपका करंट लो हो सकता है। हाई रेजिस्टेंस रिजल्ट इन लोअर करंट एंड लोअर करंट रिजल्ट इन लोअर आर्क इंटेंसिटी। अब आर्क इंटेंसिटी जब लोअर हो जाती है तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास करंट की वजह से, अब करंट किस वजह से, रेजिस्टेंस के हाई होने की वजह से, तो इस तरीक़ेकार से हम कह सकते हैं कि एक मेथड इसका क्या है, हाई रेजिस्टेंस मेथड,
कि हम रेजिस्टेंस को बढ़ा दें, जो फिक्स और मूविंग कंडक्टर के दरमियान की रेजिस्टेंस है, तो ऑटोमेटिकली आर्क एक्सटिंग्विश की जा सकती है। और इसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स है, आगे हम डिटेल से इसको देखेंगे। आर्क स्प्लिटर यूज़ होते हैं इसके लिए, इसी तरह हार्न्स होते हैं, और भी काफ़ी सारे हैं, कूलिंग ऑफ मीडियम है। तो ये सारे ऐसी टेक्निक्स है जिसमें रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया जाता है, और रेजिस्टेंस के बढ़ाने से आर्क करंट एंड रिजल्टेंटली आर्क रिड्यूस हो जाता है या एक्सटिंग्विश हो जाता है। जो दूसरा टेक्निक है वो करंट ज़ीरो मेथड है, और ये एसी सर्किट ब्रेकर में यूटिलाइज होता है, क्योंकि हमें पता है कि एसी सर्किट ब्रेकर के अंदर जो एसी है, एसी सिग्नल आपके पास इस तरह का होता है, हाई लो हाई लो। तो ये 2 पॉइंट के ऊपर यहाँ पे भी करंट ज़ीरो हो जाता है, यहाँ दोबारा ज़ीरो हो जाता है। एक साइकिल में 2 बार करंट ने ज़ीरो से होकर गुजरना होता है। तो ज़ीरो से गुजरना होता है तो डेफिनेटली ज़ीरो के ऊपर करंट ज़ीरो, तो करंट की वजह से आर्क है, तो आर्क भी ज़ीरो हो चुकी होगी ज़ीरो करंट के ऊपर। तो डेफिनेटली उस वक्त आपके पास चांस होता है कि जब पीछे से करंट की सप्लाई रुक गई है एक लम्हे के लिए, एक इंस्टेंट के लिए, उस वक्त जितनी भी गैसेस है वहाँ पे, हॉट गैसेस, उसको हमने वहाँ से बहा के ले जाना है किसी भी तरीके से। हमने फोर्सफुली वहाँ से हॉट गैसेस को, जिसकी वजह से दोबारा आर्क शुरू हो सकती है, क्योंकि करंट ने दोबारा हाई की तरफ जाना होता है। लिहाजा हमने क्या करना है, उस आर्क को दोबारा रीस्ट्राइक करने से रोकना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ज़ीरो करंट के ऊपर, करंट जब ज़ीरो से गुजर रहा होता है, उस वक्त हमने किसी फोर्सफुली किसी मीडियम की मदद से हॉट गैसेस को वहाँ से विकेट करना है, वहाँ से वाइप आउट करना है, हटाना है। लिहाजा वहाँ पे उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रेशराइज एयर पर यूज़ करते हैं, या कोई ऑयल मीडियम या वैक्यूम या कोई भी मतलब इस तरह का मीडियम यूज़ करते हैं, और फोर्सफुली वहाँ से हॉट गैसेस को वहाँ से निकाल लेते हैं, तो दोबारा आर्क का रीस्ट्राइक करना मुश्किल हो जाता है। तो ये टेक्निक इस्तेमाल किया जाता है करंट ज़ीरो मेथड में। डिटेल से इंशाल्लाह थ्योरेटिकली एंड डायग्रामेटिकली हम देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप इतना काफ़ी आपके लिए कि आप लोग ये समझ लें कि करंट ज़ीरो मेथड और हाई रेजिस्टेंस मेथड का मतलब क्या है। अब आते हैं टेक्निकल पार्टिकुलर्स ऑफ सर्किट ब्रेकर की तरफ। सो फॉर टेक्निकल पार्टिकुलर ऑफ सर्किट ब्रेकर आर कंसर्न, जब हम मार्केट जाते हैं तो मार्केट में ब्रेकर ख़रीदते हैं तो आप कुछ पार्टिकुलर बताते हैं, आप उसकी खसूसियात बताते हैं कि मुझे इस तरह का ब्रेकर चाहिए जिसमें ऑयल इस्तेमाल होता है या वैक्यूम इस्तेमाल होता है या एयर इस्तेमाल होता है, मतलब आर्क एक्सटेंशन मीडियम कौन सा, और वो कितने वोल्टेज रेटेड के ऊपर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, रेटेड वोल्टेज का पता होना चाहिए। ब्रेकिंग करंट, रेटेड करंट कितना हमने इसके लिए रखना है, या कितने ब्रेकिंग करंट का हमने ब्रेकर ख़रीदना है। इस तरह कंस्ट्रक्शन इंडोर टाइप होगी, आउटडोर टाइप होगी, या GIS टाइप होगी। इस तरह ऑपरेटिंग मैकेनिज्म स्प्रिंग वाला होगा या सोलेनॉइड वाला होगा या हाइड्रोलिक होता है, कौन सा मैकेनिज्म वाला ब्रेकर आपको यूटिलाइज करना है। टोटल ब्रेक टाइम इसका क्या होना चाहिए कि कितने टाइम में वो फॉल्ट करंट के ऊपर इंटरप्शन का फिनोमेना, फॉल्ट क्लियरिंग प्रोसेस कंप्लीट कर ले। और एडिशनल फीचर आप इसके अंदर रखना चाहते हैं, जैसे कि ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन भी कभी कभार लोग ब्रेकर के अंदर चाहते हैं कि हमारा ब्रेकर ये काम भी करे, हालांकि ब्रेकर का बाय डिफ़ॉल्ट ओवर वोल्टेज से बचाना काम नहीं है, ओवर करंट से बचाना है, लेकिन कभी कभार हम एडिशनल फीचर चाहते हैं इसमें, तो वो आप इसके अंदर इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। कोई और टाइमर इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। बहरहाल डिफरेंट आप एडिशनल फ़ीचर अगर आप डालना चाहते हैं तो आप इसके अंदर आप डाल सकते हैं। तो ये एडिशनल फ़ीचर आप चाहते हैं या नहीं, तो ये टेक्निकल पर्टिकुलर भी आपको बताना पड़ता है। ये एक टिपिकल सर्किट ब्रेकर है MCB, उसका नेम प्लेट है, इसके अंदर डिफरेंट ये चीज़ें लिखी हैं, इसका मतलब आप समझ लें ये बेसिकली MCB है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसके अंदर आपका पहला जो है मॉडल नंबर लिखा है C16, ये कंपनी का मॉडल नंबर है। सेकेंड लाइन पे C20 लिखा है, इसका मतलब ये 20 एम्पेयर का हर ये थ्री फेज चूँकि है, लिहाजा ट्रिपल पोल आप कह सकते हैं, तो ट्रिपल पोल है और हर पोल 20 एम्पेयर के लिए बनाया गया है। 20 एम्पेयर के ऊपर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, या 20 एम्पेयर एटमोस्ट, उसके इतने लेट को हम इसको इस्तेमाल करेंगे। बहरहाल ये 20 एम्पेयर का ब्रेकर है, और कैटेगरी C है इसकी, MCB करो रेटिंग C या टाइप C ब्रेकर है। इस तरह टाइप C के अलावा टाइप B और टाइप D भी होते हैं, लेकिन ये कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए टाइप C मोस्टली इस्तेमाल होता है। इस तरह वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज भी यहाँ लिखा है, 400 वोल्ट AC ब्रेकर है। 6000 ये इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी है या एनर्जी क्लास है इसकी 3, और कैटलॉग नंबर नीचे लिखा हुआ है। इसके साथ ये एक इसकी इंटरनल जो ऑपरेशन सिंबल है
कि किस तरह ये मेक या ब्रेक करता है। गैंग ऑपरेटेड तीनों होते हैं, एक मेक करता है तो दूसरा भी मेक, एक ब्रेक करता है तो दूसरा और तीसरा भी ब्रेक करता है। तो ये ओवरऑल इसकी नेम प्लेट असेंबली। ये भी इस तरह का एक डबल पोल है और ये सिंगल पोल, और इससे पहले जो था वो ट्रिपल पोल था। ये एक टिपिकल पर्टिकुलर है, टेक्निकल पर्टिकुलर फॉर 12 kV 800 बाई 1250 25 किलो एम्पेयर एंड डोल मेटल प्लेट वैक्यूम सर्किट ब्रेकर की एक टेक्निकल पर्टिकुलर कंप्लीट डिटेल। अब आते हैं इसके ऑपरेटिंग मैकेनिज्म की तरफ कि सर्किट ब्रेकर का ऑपरेटिंग मैकेनिज्म कैसे काम करता है। तो इसको समझने के लिए अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास ऑपरेटिंग मैकेनिज्म के अंदर हमने ब्रेकर को मेक, इसके कंटेक्ट को मेक या ब्रेक करना होता है। तो उसको ऑन या ऑफ करने के लिए हमें जो पीछे सहारा लेना पड़ता है मुख्तलिफ सिस्टम्स का, उसको हम ऑपरेटिंग मैकेनिज्म कहते हैं। तो पीछे क्या लगा होता है, या तो हमारे पास स्प्रिंग लगा होता है, या कोई सोलेनाइड लगा होता है, या हाइड्रोलिक सिस्टम लगी होती है, या न्यूमेटिक एयर प्रेशर यूटिलाइज किया जाता है। तो बहरहाल ये चार तरीके हैं जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, सर्किट ब्रेकर का ऑपरेटिंग मैकेनिज्म हम मुकम्मल करते हैं या उसको मुमकिन बनाते हैं। अब ये चारों मैकेनिज्म किस कैटेगरी में आते हैं, तो ओवरऑल आपने समझना है कि ऑपरेटिंग मैकेनिज्म दो तरह के हैं। एक को कहते हैं कि उसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी पहले से होती है, मतलब वो स्टोर एनर्जी के ऊपर काम करता है, एनर्जी स्टोर ऑन अ मीडियम, तो वो डिपेंडेबल ऑपरेटिंग मैकेनिज्म्स। और वो होते हैं जो स्टोर एनर्जी पर डिपेंड नहीं करते, उसको कहते हैं इनडिपेंडेबल ऑपरेटिंग मैकेनिज्म। बहरहाल आपके लिए फ़िलहाल के लिए आप ये चार पॉइंट याद रखें। ये आपके पास इंडिपेंडेबल ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है, इसके अंदर हम इसकी मदद से हम क्या करते हैं, सर्किट ब्रेकर की जो मूविंग कंटैक्ट है उसको ऑन की तरफ या ऑफ की तरफ मूव कराते हैं, या तो स्प्रिंग की मदद से या किसी कॉइल की मदद से जिसको सोलेनाइड कहते हैं, या किसी हाइड्रोलिक पिस्टन सिस्टम लिक्विड ऑयल की मदद से, जिस तरह हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं गाड़ियों में, या एयर प्रेशर कंप्रेसर की तरह बड़े बड़े कंप्रेसर सिस्टम लगे होते हैं पिस्टन की मदद से, या कंप्रेसर सिस्टम की मदद से हम क्या करते हैं, इसको ऑपरेट करते हैं। So, on the basis of these different mechanisms, we have the following four generalized mechanisms. These are called spring open, spring closed, मतलब closing के लिए भी, opening के लिए spring, दोनों के लिए spring, solenoid closed, spring open, solenoid हम या coil इस्तेमाल करेंगे close करने के लिए, और spring इस्तेमाल करेंगे open करने के लिए। इस तरह हाइड्रोलिक दोनों के अंदर ओपनिंग क्लोजिंग दोनों के लिए, तो उसको हाइड्रोलिक मैकेनिज्म कहते हैं। और फोर्थ वन है न्यूमेटिक मैकेनिज्म, जिसमें हम एयर प्रेशर यूटिलाइज करते हैं टू क्लोज और ओपन द सर्किट ब्रेकर कंटैक्ट्स। ये चार तरह के मैंने पहले आपको बताया कि स्टोर एनर्जी पर डिपेंड करते हैं, और इसको इंडिपेंडेंट ऑटोमेटिक ऑपरेटिंग मैकेनिज्म कह सकते हैं। इसी तरह अब डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट में फ़र्क क्या है, क्योंकि हम टर्म यूज़ किया कि डिपेंडेबल और इनडिपेंडेबल, इसी तरह इसको डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट भी कह सकते हैं। आप डिपेंडेबल इंडिपेंडेबल कह दें। बहरहाल इंडिपेंडेबल का तो हमने पढ़ लिया, ये चार जो टाइप्स हमने पढ़ ली मैकेनिज्म्स की, वो बेसिकली इंडिपेंडेंट थी। अब डिपेंडेबल और इंडिपेंडेबल में फ़र्क क्या है। डिपेंडेबल ऑपरेटिंग मैकेनिज्म डिपेंड ऑन द कंटिन्यूटी ऑफ पावर सप्लाई और मैनुअल फोर्स ड्यूरिंग क्लोजिंग, कि आप जब क्लोजिंग परफॉर्म करते हैं या ओपनिंग परफॉर्म करते हैं उस वक्त कंटिन्यूसली वहाँ पे पावर सप्लाई होनी चाहिए, या कंटिन्यूसली वहाँ पर आपको प्रेशर एक्सर्ट करना चाहिए जब तक वो ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाहते हैं। मतलब वो डिपेंड करता है कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ पावर, विदर मैनुअल पावर और ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक भी हो सकता है और मैनुअल भी हो सकता है। सो दिस इज़ अगेन ऑफ टू टाइप, डिपेंडेबल ऑपरेटिंग मैनुअल और डिपेंडेबल ऑटोमेटिक, दोनों में हो सकता है। जो दूसरी पैराग्राफ में लिखा है, दूसरी लाइन में, उसमें लिखा है इंडिपेंडेंट मैनुअल और इंडिपेंडेंट पावर। इंडिपेंडेंट पावर बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑटोमेटिक मैकेनिज्म। तो इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि ये डिपेंड नहीं करता किस चीज़ के ऊपर, कंटिन्यूटी ऑफ पावर सप्लाई के ऊपर, और ना डिपेंड करता है ऑपरेटर के स्किल के ऊपर। सो इसलिए इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट या इंडिपेंडेबल ऑपरेटिंग मैकेनिज्म। ये भी मैनुअल भी हो सकते हैं और ये ऑटोमेटिक भी हो सकते हैं, और ये हमने अभी इससे पहले स्लाइड में पढ़ लिया
स्प्रिंग ओपन, स्प्रिंग क्लोज, सोलेनॉइड ओपन, स्प्रिंग क्लोज, ये सारे या हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक ये क्या थे, इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग मैकेनिज्म्स थे। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने ऑपरेटिंग मैकेनिज़्म और इसके रिलेटेड जो चीज़ें थी वो हमने डिस्कस की। उम्मीद है आप लोग इसको कवर कर लेंगे। एनी क्वेश्चन अगर इस हवाले से हो तो आप लोग पूछ सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप और थ्रू द व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ योर क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।